बांग्लादेश में हालात जिस गति से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं वो केवल उस देश की आंतरिक स्थिरता का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा, कूटनीतिक संतुलन और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर चेतावनी बन चुका है। बीते कुछ महीनों में जो घटनाएं सामने आई हैं, वह ये संकेत देती है कि बांग्लादेश एक ऐसे संवेदनशील दौर में प्रवेश कर रहा है जहां राजनीतिक हिंसा, वैचारिक कट्टरता और अल्पसंख्यकों के भीतर असुरक्षा की भावना लगातार गहराती जा रही है। स्थिति इतनी ज्यादा नाजुक होती जा रही है कि अब हिंसा किसी एक समुदाय, किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये समाज के कई स्तरों को अपनी चपेट में लेती दिखाई दे रही है। 12 दिसंबर को एनसीपी के प्रमुख नेता उस्मान हादी पर अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई गोलाबारी ने पूरे बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। शुरुआत में उनका इलाज देश के भीतर किया गया, लेकिन हालात गंभीर होते ही उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। उस्मान हादी एक विवादित राजनीतिक चेहरा थे और अक्सर भारत विरोधी बयानों के कारण चर्चा में रहते थे। उनकी मौत के तुरंत बाद सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक हलकों में एक संगठित नैरेटिव उभरने लगा, जिसमें बिना किसी ठोस सबूत के भारत पर आरोप लगाए गए। ये दावा किया गया कि हमलावर भारत से जुड़े थे और घटना के बाद भारत भाग गए। हालांकि इस मामले में बांग्लादेश की पुलिस और सेना ने आधिकारिक रूप से सामने आकर इन दावों को खारिज किया। सुरक्षा एजेंसीज के अनुसार अब तक हमलावरों की लोकेशन ट्रैक नहीं की जा सकी है और हिरासत में लिए गए एक संदिग्ध से भी भारत से जुड़े किसी एंगल की पुष्टि नहीं हुई है। ये आधिकारिक स्पष्टीकरण उन आरोपों को कमजोर करता है जिनके जरिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक हिंसा को बाहरी साजिश का रंग देने की कोशिश किस तरह से की जा रही है। तो वहीं इस बीच देश के भीतर सामने आई अन्य घटनाओं ने स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। एक हिंदू युवक की मौत से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसमें कानून व्यवस्था की भूमिका पर गहरे सवाल उठे। ये घटना इसलिए भी चिंता का विषय बनी क्योंकि इसमें भीड़ की हिंसक मानसिकता और राजतंत्र की विफलता दोनों के संकेत मिले। ये केवल एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं है, बल्कि ये उस भय और असुरक्षा का प्रतीक है जिसका सामना बांग्लादेश का अल्पसंख्यक समुदाय लंबे समय से कर रहा है। स्थिति की भयावहता तब और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है जब ये सामने आता है कि हिंसा अब केवल धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं रही है। एक प्रमुख विपक्षी दल बीएनपी से जुड़े नेता के पारिवारिक पर हुए हमले ने ये साफ कर दिया है कि कट्टरपंथी तत्व अब अपने ही राजनीतिक और वैचारिक दायरे से बाहर जाकर भी हिंसा करने से नहीं हिचक रहे हैं। इस घटना में एक मासूम बच्ची की जान चली गई, जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक हिंसा का मुख्य निशाना शेख हसीना की अवामी लीग से जुड़े लोग ही बनते रहे थे, लेकिन अब विपक्षी दलों के नेता और उनके परिवार भी सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं। पिछले एक साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो हालात और भी चिंताजनक दिखाई देते हैं। शेख हसीना के भारत में रहने के बाद से अब तक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदू समुदाय पर सैकड़ों हमलों की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। कई मामलों में आधिकारिक आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, जिससे ये अंदाजा लगाना कठिन हो जाता है कि वास्तविक स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। मई के बाद से दिसंबर तक की अवधि में कितनी घटनाएं हुई, इसका पूरा विवरण सामने आना भी बाकी है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वह हालात से लगातार बिगड़ने की ओर इशारा करते हैं। इन घटनाओं के बीच बांग्लादेश की राजनीतिक दिशा को लेकर भी गहरे सवाल उठ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के हालिया बयानों और उनके राजनीतिक रुख ने इस बहस को और तेज कर दिया है कि क्या बांग्लादेश धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ रहा है जहां संविधान से ज्यादा धार्मिक और वैचारिक सोच शासन की दिशा तय करेगी। कई विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह समय के साथ पाकिस्तान में कट्टरपंथ मजबूत हुआ, उसी तरह का मॉडल बांग्लादेश में भी उभरता दिखाई दे रहा है। तो वही इस पूरे परिदृश्य में जमात इस्लामी की भूमिका को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। जमात पर लगे प्रतिबंध हटने और उसके नेताओं की राजनीतिक वापसी के बाद से हिंसा की घटनाओं में वृद्धि होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। एनसीपी के कई नेताओं पर हुए हमलों, जिनमें कुछ की मौत की खबरें सामने आई हैं, इसी कथित नेटवर्क की ओर संकेत करते हैं। उस्मान हादी की हत्या को लेकर भी आशंका जताई जा रही है कि ये केवल व्यक्तिगत दुश्मनी या एक अलग थलग घटना नहीं, बल्कि एक बड़े सत्ता संघर्ष का हिस्सा हो सकती है। तो वहीं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी इन घटनाओं का सीधा असर दिखाई दे रहा है। हाल ही के दिनों में भारत विरोधी नारों, भारतीय दूतावास को निशाना बनाने की कोशिशों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं ने द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है। भारत में भी इस मुद्दे को लेकर नाराजगी बढ़ रही है और कई संगठनों तथा सामाजिक समूहों की ओर से भारत सरकार से सख्त रुख अपनाने की मांग की जा रही है। बांग्लादेश के भीतर व्यापारी वर्ग और नागरिक संगठनों का सड़कों पर उतरना ये दर्शाता है कि असंतोष अब केवल किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रह गया है। देश के भीतर ही सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। हिंदू समुदाय की ओर से भारत से हस्तक्षेप की अपील ये बताती है कि वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू को कितना असुरक्षित और अकेला महसूस कर रहे हैं।
इस बीच रूस के राजदूत द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव कम करने की अपील ये संकेत देती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है। बांग्लादेश अब केवल एक आंतरिक संकट से नहीं जूझ रहा, बल्कि वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके फैसले पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या बांग्लादेश की सरकार हालात पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर पाएगी? क्या कट्टरपंथी और हिंसक तत्वों के खिलाफ सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई होगी? और सबसे अहम, भारत की भूमिका क्या होगी? क्या भारत केवल कूटनीतिक स्तर पर प्रतिक्रिया देगा या फिर कोई स्पष्ट और ठोस रणनीतिक संदेश भी दिया जाएगा? फिलहाल इतना स्पष्ट है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सामान्य राजनीतिक अस्थिरता से कई आगे बढ़ चुका है। ये एक गहरे सामाजिक, वैचारिक और सुरक्षा संकट की ओर इशारा करता है। आने वाला समय ही तय करेगा कि बांग्लादेश लोकतांत्रिक स्थिरता और समावेशी समाज की ओर बढ़ता है या फिर कट्टरपंथ और अराजकता के रास्ते पर।